गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो फाइनली आज हम इक्विलिब्रियम करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम हैज़ टू पार्ट्स 1 and 2 एंड वी आर स्टार्टिंग विद इक्विलिब्रियम 1। बाय द वे व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? चलो इसको समझने के लिए लेट अस टेक वन कंटेनर। इसमें हम लोग वाटर ले लेते हैं, राइट। इसका कंटेनर को कर दो क्लोज। नीचे से मर्जी है, हीट करो ना करो, इसके वेपर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। चलो हल्का हल्का हीट कर देते हैं इसको, राइट। इसके शुरू शुरू में वेपर्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे जैसे वेपर्स की संख्या बढ़ती जाएगी ये वेपर्स कुछ यहाँ से टक्कर मार के नीचे भी आएंगे। मींस वेपर्स बनने की जो टेंडेंसी है या इनका नंबर है वो ज़्यादा है। सपोज 10 वेपर्स बन रहे हैं तो 2 नीचे भी कंडेंस हो जाते हैं। एक स्टेज आएगी यहाँ पे, मान लो एक मोमेंट के लिए मान लो कि 100 वेपर्स आ गए। 100 वेपर्स बनने के बाद अब कंटेनर कहता है बस कर, और जगह नहीं है और वेपर्स बनाने की, बस। अब हमें ऐसे लगेगा कि ये 100 के 100 वेपर्स अब फिक्स हो गए हैं, यानी कि कंसंट्रेशन फिक्स हो गई है। नहीं, नो डाउट 100 वेपर्स तो फिक्स हो गए, लेकिन कंडेंसेशन और इवेपोरेशन अभी भी जारी है। अगर इस सिचुएशन पर 2 मॉलिक्यूल नीचे बैठेंगे तो 2 वेपर्स बन जाएंगे। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हैज़ बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a state of a system where observable properties like temperature, pressure, concentration, they become constant. जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया, 100 वेपर्स बनने के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या 100 वेपर्स बनने के बाद और कोई वेपर नहीं बनेगा? बनेगा। मान लो 2 वेपर्स बनेंगे तो 2 वेपर नीचे आ जाएंगे। इनकी स्पीड जो होगी वो दोनों की सेम हो जाएगी। हमें ऐसे लगेगा सब कुछ रुक सा गया है, बट इट्स नॉट स्टैटिक। स्टैटिक होता है रुका हुआ, इट्स डायनामिक, ये चलता फिरता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मान लो 10 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, फिर 10 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं। शक्लें तो बदल रही हैं जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, लेकिन लग तुमको 40 रहे हैं। सेम लग तो रहे हैं कि 100 वेपर्स हैं, बट इनकी शक्लें बदल रही हैं। तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a state of a system where observable properties like temperature, pressure and concentration, they become constant. These do not change with the passage of time. By the way, equilibrium is not static, it is dynamic. ये चलता फिरता है, ये static नहीं होता है। अभी इसका मैं प्रूफ भी दूंगी आपको। Well, जो हमारा equilibrium है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल एंड अनदर इज केमिकल। फिजिकल में फिजिकल चेंज होता है, जैसे आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच में। इसको आप एग्जाम्पल ले सकते हो आइस और वाटर का, राइट। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है 0 डिग्री सी पे। 0 डिग्री सी पर जितनी आइस मेल्ट होएगी उतना वाटर फ्रीज हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अटेन्ड एट 0 डिग्री सी। आप इस कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सी मेंटेन कर दो, 100 साल तक रहने दो, उतना ही अमाउंट आइस का रहेगा, उतना ही वाटर का रहेगा। दूसरा, एक मैंने आपको ऊपर बताया, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम। इसमें भी रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगी जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। और हम ले सकते हैं सॉलिड, सॉल्यूशन और सॉलिड। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया, यू कीप ऑन एडिंग शुगर टू इट। कब तक शुगर ऐड करनी है? जब तक डिज़ोल्व होनी बंद ना हो जाए। जब शुगर नीचे बैठनी शुरू हो जाए तो समझ जाना भाई अब और चीनी नहीं घुलेगी इसमें। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व नाउ इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब चुपके से 1 स्पून शुगर यहाँ पे रख दो। चलो हम ये देखते हैं कि ये डायनेमिक है कि नहीं। हमने उसके लिए क्या किया, चुपके से यहाँ पे रेडियो एक्टिव शुगर रख दी। रेडियो एक्टिव शुगर रख दी मीन्स जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। शुरू शुरू में रेडिएशंस केवल इसी पोर्शन से निकल रही हैं। आप 1-2 घंटे के बाद दोबारा से गीजर मुलर काउंटर लगाओ तो रेडिएशंस पूरे के पूरे सॉल्यूशंस में से निकल रही हैं। इसका मतलब रेडियो एक्टिव शुगर वाटर में डिज़ोल्व हुई है, लेकिन देखने पर तो मुझे लग रहा है उतनी की उतनी चीनी पड़ी हुई है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब जितने शुगर के मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हुए हैं उतने ही वापस प्रेसिपिटेट हो गए हैं। देखा है ना ये डायनेमिक। हमको तो ऐसे लग रहा है देखने पर, अरे चीनी तो उतनी पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं घुली उसके अंदर, बट नो,
जितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए उतने ही वापस सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज हाउ वी कैन से इट इज डायनेमिक इन नेचर, इट्स नॉट स्टैटिक। देखो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया आपको। उसके बाद चलते हैं गैस इन सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम। वेल, इसको देखते हमें एक बात का ध्यान आता है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की शक्ल पे मत जाना, थोड़ी गंदी सी बनी है। ये देखो, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, ऊपर CO2 गैस है और CO2 गैस नीचे भी है। ये मजे से इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं, मतलब 2 CO2 के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, 2 बाहर जाते हैं, 4 अंदर आते हैं, 4 बाहर जाते हैं। दे आर प्लेइंग इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मजे से खेल रहे हैं, राइट। अब इस ढक्कन को खोल दो, जैसे ही खोलोगे फिस की साउंड आएगी। फिस की साउंड के साथ क्या होगा, ये CO2 बाहर, अंदर वाली हो जाएगी नाराज, बोलती है मेरे को भी बाहर जाने दो, मेरे साथ इक्विलिब्रियम खेलने वाले तो तुमने बाहर भेज दिए, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट। यानी कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर के लिए ग्लास में डाल के रख दे, आप आधा घंटा मत पीजिए उसको, वो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट का मतलब उसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकलती है, बोलती है मेरे साथ जो इक्विलिब्रियम खेल रही थी CO2 तुमने उसको निकाला, मैं भी बाहर जाऊंगी। अब यहाँ से ये पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जब इसका ढक्कन बंद था, उसमें जो CO2 गैस यहाँ और यहाँ पड़ी है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में थी। तो ये समझाने के लिए कि कोल्ड ड्रिंक में कितना CO2 डिसॉल्व होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि CO2 ऊपर कितना है। एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाय हेनरी, एंड दिस इज सेड टू बी हेनरीज लॉ। हेनरी सेड द मास ऑफ CO2 dissolved in cold drink या bottle is directly proportional to pressure of that gas above the solution. Mass of the gas dissolved in solution is directly proportional to pressure of the gas above the solution. उसने कहा ये डिसाइड करेगा, ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर CO2 ज़्यादा डिसॉल्व होगी, CO2 जितनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी उतनी कोल्ड ड्रिंक आपको टेस्टी लगेगी। वेल, इस पे जाते हैं हम फॉर्मूले पे। Mass of gas dissolved in solution is directly proportional to pressure of that gas above the solution. So we all know to remove this sign of proportionality, we have to introduce one constant. And in this case here, we have introduced KH. What is KH? KH is Henry's constant. Henry's constant. What is the significance of Henry's constant? भाई देखो, KH डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए और डिफरेंट सॉल्यूशंस में। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। मान लो क्वेश्चन आ जाए, 2 गैसेस दी हुई हैं A एंड B, एक में KH की वैल्यू ज़्यादा है, एक में KH की वैल्यू कम है। अगर आपसे पूछा जाए विच गैस इज़ मोर सोल्यूबल, देन B विल बी द आंसर। जिसका KH ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंड मोर ओवर टेम्परेचर बढ़ने पर KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर आपको भूल जाए तो कोल्ड ड्रिंक को जरा गर्म करके देखना कैसा लगता है, छी इतनी गंदी लगेगी, वाई CO2 तो सारी बाहर निकल जाएगी। और एक कोल्ड ड्रिंक यानी कि एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक में 13 स्पून शुगर होती है। अब आगे से पीने से पहले सोच लेना, इससे बोन्स होती है ना वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये शुगर बहुत खतरनाक होती है। एनीवे, सो हमें मज़ा क्यों आता है कोल्ड ड्रिंक का, हमें पता क्यों नहीं चलता 13 स्पून शुगर हम लोग खा गए उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, क्योंकि CO2 उसके टेस्ट को आपको आने नहीं देती है, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये तो था हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन होता है। हम नया पेज ले लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वी कैन से। ये देखो 2NH3। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने कंटेनर में N2 और H2 गैस डाली, अमोनिया बना 10 मॉलिक्यूल, 100, 200, 300, 400। बस 400 के बाद मानो सपोज नहीं बन रहे, तो हो क्या रहा है कंटेनर में, अरे बन नहीं रहे, जितने ब्रेक हो रहे हैं यानी कि डिकम्पोज हो रहे हैं उतने बन रहे हैं। दोनों की जो स्पीड है ना वो बिल्कुल सेम हो चुकी है, राइट। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज़ बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। कोई प्रूफ है क्या, ऐसे ही बोले जा रहे हो? हम कैसे मान लें कि दोनों की स्पीड सेम होगी है? इट इज़ डायनेमिक, इट्स नॉट स्टैटिक, ये रुकी हुई नहीं है। भाई हमें तो प्रूफ दो,
चलो प्रूफ ढूंढते हैं। वन कंटेनर में आपने ये वाली रिएक्शन करवा दी, दूसरे कंटेनर में H2 की जगह इसका मोटे वाला भाई ले लो, यानी कि ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम पहुँच जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर दोनों की जो स्पीड होती है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस की सेम हो जाती है। चलो इसका इक्विलिब्रियम रीच होने दो, हो गया। अब इन दोनों के कंटेंट को मिक्स कर दो, इस कंटेनर में इसको डाल दो या उसको इसमें डाल दो, एक ही बात है। दोनों को मिक्स करो। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको NHD2 एंड NDH2 भी बने हुए मिलेंगे। सोच के देखो, अगर ये ब्रेक या डिकम्पोज ना हो रहा होता, ये भी अगर ब्रेक ना हो रहा होता तो ये बनता ही ना। ये कैसे बनेगा? मान लो ND3 बना, अब ND3 टूट रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बोला कि डायनेमिक है, चलता फिरता है। तो ND और D बना, इधर से NH2 और H बना, फिर NH और H बना। अब जब वापस जुड़ने लगे तो इसकी टक्कर लग गई इन दोनों से, तो बन गया NHD2। और अगर NH2 की टक्कर D से लग जाए तो बन जाएगा NH2D। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक है, चलता फिरता। हमें लगेगा अरे अमोनिया उतना ही तो है, लेकिन नहीं, शक्ल बदल रही है। राइट, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और डायनामिक है ये नेचर में। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में ही अटेन होगा। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हमें के एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, उसके लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके लिए हम दोबारा से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2 वाला। मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। इट वॉज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वाज। स्पेलिंग तो गुल्डबर्ग एंड वाज है, बट बोलते गुलबर्ग एंड वाज है। लॉ ऑफ मास एक्शन, once again take the example of N2 plus 3H2 2NH3। इसमें फॉरवर्ड प्रोसेस के रिएक्टेंट ये हैं, बैकवर्ड प्रोसेस के रिएक्टेंट ये हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं फॉरवर्ड ले रही हूँ आगे के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर्स इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो बैलेंसिंग के लिए हमने आगे लिखा होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ RF इज इक्वल टू KF इंटू N2 की कंसंट्रेशन। बड़ी ब्रैकेट का इटसेल्फ मीनिंग होता है कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। राइट, नाउ द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, अगर हम बैकवर्ड प्रोसेस की समझें तो ये रिएक्टेंट बन जाएंगे। बैकवर्ड प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। बड़ी ब्रैकेट है, ऐसी ब्रैकेट भी नहीं ले सकते और ऐसी ब्रैकेट भी नहीं ले सकते। राइट, यही ब्रैकेट ही लेनी है। इसी ब्रैकेट का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का कंसंट्रेशन। RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 2 बिकॉज इट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ RB इक्वल टू KB रह गया हमारा, NH3 की पावर 2। Now what are KF and KB? These are the rate constant. पहला है फॉर द फॉरवर्ड प्रोसेस, दूसरा है फॉर द बैकवर्ड प्रोसेस। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन है दिस विल बी इक्वल टू दिस व्हेन दिस एंड दिस आर वन। हाउ? KF is defined as rate of forward process when the concentrations of reactants is taken to be unity. KB की भी सेम डेफिनेशन है। चलो अब हम चलते हैं at equilibrium. Equilibrium पर what will happen? RF will become equal to RB. If these two have become equal, then this and this will also be equal. So it is KF into N2 की concentration H2 की power 3 is equal to KB एंड अमोनिया की कंसंट्रेशन की स्क्वायर। नाउ बी को इधर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। KF अपॉन KB इज इक्वल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन, और इसको नीचे ले आते हैं हम लोग। राइट, दो कांस्टेंट जब मिल जाते हैं तो हमें उसको एक नाम देना होता है। हियर वी हैव गिवन इट अ नेम दैट इज K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो इसकी आरती उतारते हैं। फाइनली इसकी एंट्री हो गई। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा
के और उसकी महिमा के बारे में ही हमको पढ़ना है। के की एंट्री हो गई अब हमारी यहाँ पे। के से डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? यही लिख दो। क्या है ये? रेशियो है किसका? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसके मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants raised to the powers equal to stoichiometric coefficient। मैंने प्रोडक्ट क्यों लिखा? ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है। चांस की बात है, यहाँ नहीं है बट बाकियों में तो हो ही सकता है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या करते हैं हम? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट की, और जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? पावर बना देते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? K इज यूनिटलेस। वाई? बिकॉज यहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू मोल पर लीटर। हम इसमें एक्टिविटी लेते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू मोल पर लीटर। इसका भी मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू मोल पर लीटर। तो वो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये यूनिटलेस हो जाएगा, तभी इसका कोई यूनिट है ही नहीं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इतने जोर शोर से हमने इसकी आरती उतारी, तो के का सिग्निफिकेंस क्या है? के का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर के की वैल्यू मोर देन 10 की पावर 3 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो आप हिसाब लगाओ क्या मतलब बनेगा इसका। इसका मतलब ये निकलता है कि रेट मतलब के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट से, तभी तो आंसर 10 की पावर 3 आया। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई। जो रिएक्शन का एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -3 है, बाप रे बाप, इतनी कम है, तो इसका मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत स्मॉल है। रिएक्शन थोड़ी सी चली है और हाँ मर गई है, बस अब मैं आगे नहीं जा सकती। तो इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वैल्यू के की 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 के बीच में लाई करती है, तो समझ लेना कि कंपेरेबल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मली क्या है? कंपेरेबल है। अब उसके बाद है के का करैक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका के का और क्या मतलब होता है, राइट। देखो अब के का एक करैक्टरिस्टिक फीचर एक और बताती हूँ। मान लो एक रिएक्शन है, वह फिर से इसी को ले लेते हैं, थोड़ी आसान सी लगती है ना और बार बार समझ भी आ जाती है। तो ये आ जाएगा 2NH3। और मान लो मैं तुमसे कहती हूँ इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू 46 है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, ध्यान रखना मैंने रिएक्शन को रिवर्स्ड कर दिया, तो जो नया के होगा ना वो 1/46 हो जाएगा, यानी कि के डैश विल बिकम इक्वल टू 1/k। अगर मैं रिएक्शन को डबल कर देती हूँ, डबल का मतलब है मैंने इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, इसकी भी डबल, ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम पे इसकी भी डबल हो जाएगी, तो उस वक्त जो नया के होगा दैट विल बिकम 46 रेज़ टू द पावर 2। और अगर मैं रिएक्शन को हाफ कर देती हूँ तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम इक्वल टू 46 की पावर 1/2, यानी कि √46। Did you notice one thing? Whatever I am doing with the reaction, same will become the power. जब मैंने डबल किया तो पावर 2 हो गई, अगर मैं 3 टाइम कर दूं तो 3 हो जाएगी। और अगर मैं कहूँ मैंने रिएक्शन को हाफ भी किया और रिवर्स भी किया, बताओ अब क्या होगा? तो नया के होगा 1/√46। रिवर्स के लिए मैंने नीचे कर दिया और हाफ के लिए मैंने उसकी पावर बना दिया। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक फीचर है के का। अब इक्विलिब्रियम की खास बात क्या है? एट इक्विलिब्रियम
जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो कांस्टेंट हो जाती हैं. इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड, कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी साइड. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है मैं अगर कंटेनर में अमोनिया डालूं तो भी ये वाला इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, N2 और H2 डालूं तो भी ये रिएक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. मैं किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकती हूँ. तीसरी बात, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस देन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन द क्लोज कंटेनर. अगर आपकी रिएक्शन में कोई गैस है तो कंटेनर को क्लोज रखना. वाई? क्योंकि गैस भाग जाएगी तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये कुछ बातें हैं इक्विलिब्रियम की. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो हमने देख ही लिया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट की नीचे आती है. चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें के का एक्सप्रेशन लिखते हैं. आपको एक नई बात भी बताती हूँ साथ के साथ. इधर देखो, राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. While writing the expression of equilibrium constant, the concentration of pure liquids and solid is taken to be unity. Why? ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन 1 क्यों लेते हैं. उसका जवाब सुनो. मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि N/V होता है. मैं शॉर्ट में बताऊँ तो N का होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. N का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी. तो हमने यहाँ पुट कर दिया डेंसिटी अपॉन mm आ जाएगा. और ये किसी सॉलिड की डेंसिटी और मोलर मास तो हमेशा सेम ही रहते हैं. मान लो आयरन का इतना सा टुकड़ा हो या इतना टुकड़ा हो, उसकी डेंसिटी सेम है. इतना हो तो भी उसकी डेंसिटी और मोलर मास सेम है, तो चेंज ही नहीं होता. दैट्स वाई. अब जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन सब रिएक्शंस का के का एक्सप्रेशन लिखना है. देखो, इसमें के का एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन की पावर 4 इंटू इसकी कंसंट्रेशन की पावर 6 और अपॉन अमोनिया की कंसंट्रेशन पावर 4, O2 की कंसंट्रेशन पावर 5. सेम हमने यहाँ भी किया. यहाँ देखो ध्यान से. अब तुम सोच रहे होगे कि सारे लिक्विड है, फिर आपने क्यों लिया? प्योर लिक्विड तो नहीं है ना. जब दो चीज़ें मिल जाती हैं तो सोल्यूशन तो बन जाता है. दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस इनटू दिस अपॉन दिस इनटू दिस. ये एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, एस्टर है और वाटर है. नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, CO2 गैस होती है. देखो इसके के में हमने केवल CO2 लिखा, इसको और इसको हमने काउंट नहीं किया बिकॉज ये सॉलिड में थे. उसके बाद Fe वाला एग्जाम्पल भी देख लो. ये देखो, ये सॉलिड वी विल नॉट कंसिडर. ऊपर H2 गैस आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? वाटर की पावर 4 आ जाएगी. राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ के फॉर वेरियस रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इक्विलिब्रियम फिर 2 टाइप्स का होता है. ये भी यही बता देती हूँ मैं आपको. होमोजीनस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम. होमोजीनस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें सभी की फिजिकल स्टेट सेम हो. रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है. यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट सॉलिड और गैस है. ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है. ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है? सब गैस है. रिएक्टेंट भी सेम स्टेट में है और प्रोडक्ट भी, और यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में है, इसलिए ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में आता है. उसके बाद है हमारा, अब के का तो हमारी कथा हो गई कि के भैया होते कौन है. और एक बात और है, के 2 टाइप्स का होता है, एक KP और KC. मैंने तुम्हें जितने भी दिखाए हैं एग्जाम्पल, वो सारे के सारे KC के थे. क्यों? KC का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो फिर KP का क्या मतलब होता है? KP का मतलब होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट. और पावर वॉट एवर विल बी रिटन, वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर बन जाएगा. फिर दोबारा से हम ये एग्जाम्पल लेते हैं. कौन सा? N2 प्लस 3H2 gives 2NH3. अब हम इसमें KP और KC का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल्स कर सकें. अब इसमें KC क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2. ओहो, ये आपने C कहाँ से लिख दिया? अरे इसका मतलब सेम होता है. मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या C लिखूं, इज द सेम थिंग. कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की पावर नथिंग 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3. बट KP का क्या मतलब है? KP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2
एंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लेते हैं। एंड वी ऑल नो प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर टी एन आर टी अपॉन वी के इक्वल होता है। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना। आपको पता है एन अपॉन वी का क्या मतलब होता है, अभी तो बताया सी होता है कंसंट्रेशन, अभी बताया एन अपॉन वी सी होता है सी आर टी। क्या मैं पी की जगह सी आर टी लिख सकती हूँ, अवश्य, वाई नॉट। सो के पी इज इक्वल टू सी, मैं इसकी जगह क्या लिख रही हूँ, सी आर टी, सी अमोनिया की पावर 2 इंटू आर टी की पावर 2, मैंने सी आर टी लिख दिया, अपॉन इसकी जगह सी एन टू इंटू आर टी इंटू सी हाइड्रोजन इन पावर 3 इंटू आर टी की पावर 3, मैं लिख सकती हूँ। अब क्या करो, दिस एंड दिस वॉज इक्वल टू के सी, तो मैंने सारे कंसंट्रेशन के बदले में लिख दिया के सी इंटू आर टी की पावर, ये रही 2, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, इसकी 1 पावर है, इसकी 3 और 1 कितना होता है 4, इसको भी ऊपर ले जाओ -4 आ जाएगा। मीन्स ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। एक ही बात है, गैस पहले लगाओ या बाद में लगाओ। हम हमेशा इसको डेल्टा एन कहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द गैसियस स्टेट। तो चरणों में जी लगा दो, हम गैस वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर तो गैस का ही होता है ना, उसका थोड़ी ना होता है लिक्विड का। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। हम इसको याद कैसे करते हैं, के पी इक्वल टू के सी हो आंटी आर टी को हमने आंटी बना दिया कि पावर डेल्टा एन, क्योंकि एग्जाम में ये भूल जाता है के सी इधर था के इधर था। अब आपको याद रहेगा कि आंटी जो है ना वो कैसी के साथ है, कैसी हो आंटी की पावर डेल्टा एन। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन 0 है तो वहां पर के पी के सी के इक्वल हो जाएगा। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो के पी विल बी मोर देन के सी। नेगेटिव को याद ही मत करो, अंडरस्टूड है उससे कम हो जाएगा, सोचने वाली कौन सी बात है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। इसमें मेन हमारा क्वेश्चन कौन सा कवर हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना, दूसरा सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की कंसंट्रेशन हम यूनिटी क्यों लेती हैं, तीसरा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी एंड इनके रिलेशन के साथ 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं। लेट मी टेल यू, यहाँ पे R की जो वैल्यू है ना दैट विल बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और अगर बार में लोगे तो 0.0831 लीटर बार, बाकी सारा सेम। भूल जाओ तो 8/100 ले लेना, कोई मना नहीं करेगा, इसका मीनिंग 8/100 ही तो है। अब 831/10,000 कौन लिखेगा, तो 8/100 ही लिख लो ना। अगर कभी भूल जाए तो R की वैल्यू 8/100 को पुट कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल पर। ली शैटलियर, हाँ एक बात और, एक ना यहाँ पे एक कंसंट्रेशन कोशेंट वर्ड भी होता है। कंसंट्रेशन कोशेंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इतनी देर से हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे थे के बता के, नो 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 नो, सी के भी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो डिफरेंस क्या है, के एक्सप्रेशन में ये वो वाली कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पर पड़ी हुई है। दिस इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये वाली कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम वाली है, बट ये एट एनी टाइम। मान लो मैंने तुम्हें कहा एक रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट पड़े हैं 4, उसकी कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2 है, ज़रा बताना कि के क्या आया। तो आप कहोगे मैम के तो रॉन्ग है, के तो हो ही नहीं सकता। के वर्ड तब एंट्री मारेगा जब मैं बोलूँगी एट इक्विलिब्रियम। एट एनी टाइम हो तो क्यू होता है। सपोज क्यू की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे येस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और अगर Q की वैल्यू लेस देन K है तो तुम कहोगे अभी रिएक्शन जा रही है, पहुंची नहीं है, यानी कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ जा रही है। एंड इफ Q इज मोर देन K,
आगे निकल गई है, अब पीछे जा रही है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए ना, बताओ इक्विलिब्रियम रीच हुआ कि नहीं, समझ जाना वो क्यू है जो वैल्यूज़ दे रखी हैं। आप फटाफट क्यू निकाल देना और के विल बी गिवन, आप कंपेयर कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। अब चलते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल पर। ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर ने क्या बोला? इसने बोला फिर दोबारा से यही रिएक्शन ले लेते हैं, है ना। हम तो इसके पीछे ही पड़ गए हैं इस रिएक्शन के, कोई बात नहीं। इसे हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी हीट निकल रही है। ली शैटलियर कहता है एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रीच कर गई है, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया कंटेनर में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया सब खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम खेल रहे हैं। अचानक से तुम इस रिएक्शन को छेड़ दो। अब छेड़ते कैसे हैं? इसकी टेम्परेचर चेंज कर दो, कंसंट्रेशन बदल दो, प्रेशर को बदल दो, तो रिएक्शन आ जाएगी गुस्से में, ओए ये क्या कर दिया हमारी रिएक्शन के साथ तुमने। तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहाँ पे उसका असर कम होता हो। अब ये तो हम लिख नहीं सकते एग्जाम में। सो व्हेन एवर एनी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, छेड़ दो। कैसे? बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, देन इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड in a direction so as to undo the effect। अंडू तो सबको पता है, मोबाइल चला चला के स्मार्ट हो गए हो, अंडू करके हैं, वापस करना मतलब मिनिमाइज करना, ख़त्म करना उसको, so as to undo the effect। अब क्या है, अब बिना एग्जाम्पल के तो समझ आएगी नहीं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन का कमाल देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, राइट। इसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पहुंचा हुआ है, मैंने कंटेनर का ढक्कन खोला, ऊपर से नाइट्रोजन डाल दी। अब रिएक्शन ऐसे घूर के देखेगी, है ये कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया, चलो इसको ख़त्म कर। मैंने बोला ना अंडू करेगी उसको, तो नाइट्रोजन ख़त्म कैसे होगा? बोलेगी हाइड्रोजन को चल इसको पकड़ के बना इसका अमोनिया। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड में। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, the equilibrium is shifted in forward direction always, क्योंकि रिएक्टेंट मिलके तो प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो एक ड्रामा और करते हैं। कंटेनर को खोलो, अमोनिया को बाहर निकाल दो। रिएक्शन इज लाइक दैट, ओए हमारा अमोनिया निकल गया बाहर, क्या करें? इसको बोलेगी चलो और अमोनिया बना, ऐसे कैसे छीन लिया, तो भी क्या होगा? रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ली शैटलियर का तुम रट नहीं सकते, तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। तुम ऐसे सोचो कि तुम्हें छेड़ दिया किसी ने, रिएक्शन को नहीं, तुम्हें छेड़ दिया, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, बस उसी एंगल पे सोचो। कंसंट्रेशन समझ में आ गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे। मान लो मैं कंटेनर को खोल के नाइट्रोजन को बाहर निकाल दूँ, बताना जरा रिएक्शन क्या बोलेगी? ओए हमारा नाइट्रोजन ले गया कोई, अमोनिया को बोलेगी चलो और नाइट्रोजन बना, ऐसे कैसे कुछ छीन के जा सकता है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड, आई मीन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो कंसंट्रेशन जहाँ तक मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हर रिएक्शन अपना अपना रिएक्शन देगी। ये रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है, यानी कि जब अमोनिया बनता है तो हीट बाहर निकलती है, जब अमोनिया टूटता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई? माइनस का मतलब होता है हीट बाहर निकल रही है और वापस जाएगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैंने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। रिएक्शन बोलेगी ओए जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो टेम्परेचर हम लोग मतलब हीट बाहर दे रहे हैं, इन नलैकों ने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, चलो इसको कम करते हैं, तो रिएक्शन पीछे को चली जाएगी। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में जाएगी, अगर एंडोथर्मिक होती तो बोलती है ले लो हीट, चलो चलो आगे बढ़ो। तो आपने याद क्या करना है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन, आई मीन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन in exothermic reaction, in exothermic reaction।
एंडो में आगे जाएगा। अब भाई इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइन याद कर लो, दूसरे में उल्टा कर देना। याद सारा कुछ नहीं किया करते, याद एक ही लाइन करते हैं, उस लाइन से बाकी लाइंस को क्रिएट किया करते हैं। ओके, अब मैं टेम्परेचर को कम कर देती तो ये फॉरवर्ड में जाता। समझ आ गई? बस आप एक लाइन याद रखेंगे, 3 लाइनें बाकी अपने आप बन जाएंगी। चलो हम तीसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। पहले तो आपको प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब पता होना चाहिए। दिस इज द कंटेनर आई हैव टेकन N2H2 अमोनिया। पिस्टन लगा हुआ है, मैंने ज़ोर से पिस्टन को दबा दिया, यानी कि प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाऊंगी तो पिस्टन यहाँ तक आ जाएगा, सारा सामान ये नीचे आ जाएगा इस जगह पे, राइट। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि मैंने उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। रिएक्शन बोलेगी ओए ये क्या कर दिया हमारी रिएक्शन के साथ, देखना ज़रा जगह कम दे दी हमको। तो ये रिएक्शन कैसे सोचेगी, अगर मैं फॉरवर्ड जाऊँ तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं गैस के, अगर मैं बैकवर्ड जाऊँ तो 4 बन रहे हैं। भाई लोगों ने जगह तो कम कर दी है, चलो हम फॉरवर्ड चलते हैं, तो ये फॉरवर्ड जाएगी। अब समझ में आई? मीन्स इस केस में फॉरवर्ड जाएगी, वो उस तरफ जाएगी जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium is shifted in that direction। मेरी हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना। that direction where the number of moles of gases are less। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है H2 + I2 2HI। अब मैं आपसे बोलूँ what is the effect of pressure on this reaction, आप कहेंगे प्रोडक्ट में भी 2 हैं, रिएक्टेंट में भी 2 हैं, 1 and 1। भाई कहीं नहीं जाएगी। रियली प्रेशर इज नो इफेक्ट। और अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं, CaCO3 CaO + CO2, अब किधर जाएगी? आप कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक गैस है, बैकवर्ड में गैस। सॉलिड तो हमें काउंट करना ही नहीं है, बैकवर्ड में नहीं है, तो बोलेगी जगह कम कर दी, चल भाई पीछे हो लेते हैं, तो बैकवर्ड जाएगी इस सिचुएशन में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस गिवन होंगी, तुमसे पूछा जाएगा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगी। अब वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो भी यही मतलब है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब एक लाइन को याद कर लो, 3 लाइनें अपने आप हो जाएंगी। आपको याद होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, बट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्लियर। मतलब इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। 5th है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। 2 बातें हैं, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक है कांस्टेंट प्रेशर पे। एग्जाम में आएगा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। चलो हम 2 कंटेनर ले लेते हैं, उसमें वही फिर दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया भर लेते हैं। मतलब भर क्या लेता है, वो तो अपना भी बन जाएगा इक्विलिब्रियम। इस ढक्कन को खोला, मैंने हीलियम डाल दिया अंदर। हीलियम कौन है? इनर्ट गैस, किसी को कुछ नहीं कहती, शरीफ है, घूमती रहेगी। तो N2H2 और अमोनिया बोलेंगे ओए कौन आया है ऊपर से, हीलियम आया है। अरे आने दे, हमें क्या कुछ कह रहा है, पड़ा रहेगा, खाली जगह जो पड़ी है वहाँ पे घूमता फिरता रहेगा। सॉरी, नो इफेक्ट। तो इफ़ यू ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा, छिड़े ही नहीं वो, तो इक्विलिब्रियम कोई मेंटेन ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब तुमसे कहा जाता है लो भैया इसमें हीलियम डालो, लेकिन ध्यान रखना प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर हम इसमें हीलियम डालेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा। आपको पता है प्रेशर कैसे बढ़ता है? हीलियम दीवार से टक्कर मारेगी जोर जोर से। अब गैस है, हीलियम है, टक्कर तो मारेगी, उसी को प्रेशर कहते हैं। तो मैं तुमसे कहती हूँ नो, प्रेशर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे चलो ठीक है सोचते हैं। आप क्या करोगे, हीलियम डालते ही ना कंटेनर को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दोगे, यानी कि पिस्टन ऊपर उठा लोगे, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे ताकि उसकी जगह बन जाए। अब जो रिएक्शन थी अंदर वाली, वो हीलियम को तो नहीं देख रही, कहती हीलियम से हमको खतरा नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो रिएक्शन क्या बोलेगी, ओए ये वाली रिएक्शन बोलेगी अरे वॉल्यूम बढ़ा दिया
चलो चलो वहाँ चलते हैं जहाँ ढेर सारे मोल्स बन रहे हैं। अब ये बैकवर्ड में हो जाएगी। मीन्स अगर आप इनर्ट गैस डालते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम टू दैट डायरेक्शन वेयर स्पीक कम ऑन, वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर हाई। जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे ये उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये है हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल। दोबारा से देखना हो तो वीडियो सुन लो क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। अब मैं तुम्हें इसकी एप्लीकेशंस बताती हूँ। वेट, आई हैव रिटन सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये देखो, स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन। भाई देखो, हेबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया बना रहे हैं। क्वेश्चन आता है राइट डाउन द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड, यील्ड होता है अमाउंट, यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हम इस रिएक्शन में ऐसा क्या करें कि हमें ज़्यादा अमोनिया मिले? पहला, हर एक में ये तो लिख ही देना भाई, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होनी चाहिए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी लिख ही देना, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट तो आपको रटना पड़ेगा, हेबर प्रोसेस में आयरन होता है तो नाम भी लिख देना, आयरन होना चाहिए। 2 हो गए। तीसरा, रिएक्शन कौन है? एक्सोथर्मिक। कैसे पता चला? अमोनिया प्लस 92.4 लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों जब मिलते हैं तो अमोनिया बनता है और इतनी हीट निकलती है। अब सोचोगे मैम आपने तो 6 लिखा था। अरे ये डिस्क्रिपेंसी चलती है थोड़ी बहुत, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हम घर पे तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं बैठे ना, तो जो बुक में है वही लिखेंगे ना। तो 92.4 भी होता है, 92.6 भी लिखा होता है किसी बुक्स में। वेल, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हीट निकल रही है। भाई रिएक्शन तो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहती है भैया हीट मत करना हमको ज़्यादा, मीन्स टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो, बट इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन होए ही ना। तो सेटिंग कितने पे हुई? 750 केल्विन पे। अब ये भी रटना पड़ेगा। अगला, ध्यान से देखो, इधर 4 गैसेज है, 1 and 3 4 होता है, इधर 2 गैसेज है, यानी कि अगर हमें ज़्यादा अमोनिया बनाना है तो कंटेनर की जगह कम रखनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन घबरा के आगे को चली जाए। तो प्रेशर शुड बी हाई। कितना? 200 एटमॉस्फेयर। ये याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड पे लेसर नंबर ऑफ गैसेज हैं। अगर प्रोडक्ट में मोर नंबर ऑफ गैसेज होते तो हम कहते भाई कंटेनर को बड़ा ही रखना, रिएक्शन तभी आगे जाएगी। ये देखो, ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते वक्त जो सेकेंड स्टेप होता है ना, वो ये होता है। यहाँ पे क्या, ध्यान से देखो, 2SO2 + O2 2SO3 प्लस, ये भी सेम है पिछले वाले की तरह। टेम्परेचर लो होना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और O2 होना चाहिए। टेम्परेचर की सेटिंग हुई है 675 पे। प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, कितना? 1.5 या 1.7। अब तुम मन में सोच रहे हो कि वहाँ तो 200 बता दिया। भाई ये तो नॉलेज की बात है ना, जो लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है कितना प्रेशर है, बट ज़्यादा तो है ही ना 1 से। तो 1.5 1.7, किसी किसी बुक में 2 एटमॉस्फेयर भी लिखा होता है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बोला है कि चलता है। कैटलिस्ट जरूर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज्ड इज V2O5। इट्स नेम इज वेनेडियम पेंटऑक्साइड। देखो, हाई कंसंट्रेशन। तीसरा, क्लॉथ्स ड्राई क्विकर व्हेन देयर इज ब्रीज और ऑन शेकिंग इट। अगर कपड़े को जोर जोर से हिलाया जाए तो वो जल्दी सूख जाता है। रीज़न कि जो वाटर वेपर्स होते हैं कपड़े पर से उतरते हैं वो नियर बाय वो रिमूव हो जाते हैं कपड़े को जोर से झटकने से, तो मोर वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वी स्वेट मोर और ह्यूमिड डे। हम ह्यूमिड डे पे ज़्यादा स्वेट नहीं करते, लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही वाटर के वेपर्स हवा में इतने ज़्यादा हैं, बॉडी कहता है बस भाई पहले इतने ज़्यादा वो और लूज़ नहीं करेगा। टूथ डिके सुन लो, बहुत सारी आइसक्रीम कैंडीज खाने से दांत खराब हो जाते हैं। बार बार अभी तक सुना था, आप देख भी लो ध्यान से। हमारी टीथ पर ये एक तरीके से एनेमल होता है, एनेमल का फॉर्मूला है ये वो है जो बहुत हार्ड होता है, रादर हार्डेस्ट होता है हमारे बॉडी में। ये बचाता है हमारे दांतों को गर्मी, सर्दी, ठंडा, खट्टा, मीठा से। ये है कैल्शियम 5PO43OH। ये हमारे टीथ पे इक्विलिब्रियम खिलता रहता है, मीन्स टूटता भी है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है। आपने खा ली बहुत सारी मिठाइयाँ
वो मिठाइयाँ मुंह में रह गई, आपने ब्रश किया नहीं। अब उन स्वीट्स के माउथ में रह जाने से बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे। इस एसिड का जो H+ है इसको भगा के ले जाता है। इसको बोलते हैं चलो ये मिल के वाटर बनाए। तो ये तो उड़ गया, रिएक्शन बोलेगी ओए हमारा OH कोई छीन के ले गया। एनामल को बोलेगी चल और OH बना, तो एनामल तो आपका हो गया ख़त्म। अब दांतों की सेंसिटिविटी जाएगी बढ़। तो इसलिए तुमसे कहा जाता है भाई जब भी तुम स्वीट्स खाओ रात को ब्रश करके सो, और कोई भी मीठा खाने के बाद अपने दांत ब्रश करो। वैसे मैं कह तो रही हूँ, मैं भी कम करती हूँ भाई, मुझे भी करना चाहिए, मेरे लिए मेरे पार्ट पर भी ये गलत है। एनीवे हम सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है आइस को हीट दो तो वाटर बनता है। हाँ हमें तो बचपन से ही पता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो आइस मेल्ट हो जाती है। चलो, आइस हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा घेरती है, वाटर वॉल्यूम कम घेरता है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है अगर हम आइस वाटर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अप्लाई कर दें तो क्या होगा? मोर आइस मेल्ट होएगी। क्यों? प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है हमने वॉल्यूम लेस कर दिया। तो रिएक्शन बोलेगी चल भैया और वाटर बना लेते हैं हम लोग, राइट। एक आपकी NCERT का क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको भी कर लेते हैं, ली शर्टियर समझ में आ जाएगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ CO एंड रिमूवल ऑफ दिस ऑन ये वाला इक्विलिब्रियम? अरे पहले इक्विलिब्रियम पढ़ लेते, क्या पढ़ लिया हमने भी। देखो ये रिएक्शन है, पहला है एडिशन ऑफ H2, कंटेनर खोलो H2 डाल दो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बोलेगी ओए हाइड्रोजन आया है ऊपर से, चलो इसको ख़त्म करो, तो ख़त्म तो आगे जाके ही होएगा। अगला है रिमूवल ऑफ CO, मान लो मैंने CO को बाहर निकाल दिया, रिएक्शन कहेगी ओए हमारा CO गया, इसको बोलेगी चल पीछे आ जा वापस, तो बैकवर्ड में जाएगी। क्यों? हम जो रिएक्शन के साथ करते हैं ना, तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ हो गया, अब तुम कैसे रिएक्ट करोगे तुम्हें वो करना है। अगला रिमूवल ऑफ मीथेनॉल, इसको हटा लो, तो ये कहेगा और बनाओ, यानी कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर को डिक्रीज कर दो। 1 मिनट, प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ा दिया, यानी कि कंटेनर आपने बड़ा कर दिया। रिएक्शन खुश, अरे बहुत सारी जगह है, किधर चलना है? आगे जाएंगे तो 1 गैस बन रही है, पीछे 3 बन रही हैं, चलो बैकवर्ड में चलते हैं, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। आपका इक्विलिब्रियम 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे NCERT के न्यूमेरिकल्स। टिल देन बाय बाय। आप इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एटलीस्ट आपको कंटेंट तो याद हो कि करना क्या इस चैप्टर में। बाय बाय।